पाकिस्तान का बेहतरीन स्नाइपर, दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाला, दूर मार निशाने में सबको पीछे छोड़ने वाला, पाकिस्तान के दुश्मनों को तिगनी का नाच नचाने वाला, पाकिस्तान आर्मी की शान, दुश्मन के लिए दहशत की अलामत, शानी जी राजू, और दुश्मन के लिए मौत का दूसरा नाम SS, पाकिस्तान के सबसे मशहूर एक्शन नॉवल का दूसरा हिस्सा। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक और शाहकार। मलिक गुलबदीन के लश्करियों का ठिकाना वहां से ज्यादा दूर नहीं था। अब्बासीन खान से इस मुतालिक हमें काफी कुछ मालूम हुआ था। पहाड़ी की बुनियाद में चलते हुए आगे रीएंट्रेंट आना था। ये ऐसी जगह होती है जो पहाड़ के अंदर दबी हुई हो। ऐसी जगह पहाड़ के दो बाजुओं के दरमियान होती है और वहीं उनका ठिकाना था। अब हमने टॉर्चें जला ली थी क्योंकि दुश्मन हमारे मुतालिक गलत फहमी में मुब्तला था। उनके ठिकाने तक हमें 1-8 किलोमीटर तय करना पड़ा। जल्द ही हम रीएंट्रेंट तक पहुंच गए थे। वहां पहाड़ी अंदर की तरफ दबी हुई थी। 100-150 गज के फासले पर रोशनी नजर आ रही थी। बिजली चमकने पर 2 खैमे दिखाई दिए। मैंने झोले के तस्मे कंधे से निकालते हुए कहा, मेरा ख्याल है अपने झोले यहीं छोड़ना मुनासिब रहेगा। सरदार ने मेरी तकलीद में सुस्ती नहीं की थी। झोले झाड़ी के नीचे रखकर हम आगे बढ़ गए। बारिश उसी तसलसल से जारी थी। हमारी टॉर्चें रोशन थी। सामने से भी 1-2 बार टॉर्च का इशारा दिया गया। मैंने बरेटा के दस्ते पर गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा, कोशिश करूंगा कि तुम्हें फायर न करना पड़े, लेकिन तैयार रहना। वो बेजिगरी से बोला, खान हर वक्त तैयार होता है। मैंने कार्रवाई की तरतीब बताई। तुम सामने वाले खेमे का रुख करना। सरदार ने क्लैशनकोफ तैयार हालत में थाम ली। बोला, ठीक है। और कुछ? चूंकि कुछ लोग क्लैशन को कंधे पर लटकाने की बजाय हाथ में उठाने के आदी होते हैं, इसलिए किसी को सरदार की हरकत पर शक नहीं हो सकता था। दोनों खेमों के दरमियान 2 घोड़े या खच्चर भी बंधे नजर आ रहे थे। यकीनन वो मवेशी बार बरदारी को इस्तेमाल होते थे। आम इस्तेमाल की अशिया वो कंधों पर उठाकर वहां तक नहीं ला सकते थे, जबकि गाड़ियों की हरकत भी सड़कों तक महदूद थी। 2 आदमी बरसातियां पहने खेमों के बाहर ही हमारे मुंतजिर थे। उन्होंने खेमे से चंद कदम आगे आकर पखैर कहते हुए हमें खुशामदीद कहा। जूं ही अगले वाले ने मुसाफिर को हाथ बढ़ाया। बरसाती की जेब से हाथ निकालकर मैंने बिजली की सी सूरत से 2 बार ट्रिगर दबा दिया। दोनों बगैर आवाज निकाले धड़ाम से नीचे गिरे। उनके तड़पते अजसाम को फलांगते हुए मैं खेमे की तरफ बढ़ा, जबकि सरदार का रुख दूसरे खेमे की तरफ था। उस वक्त जरा सी सुस्ती करने पर हमें नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता था। खेमे में 4 आदमी गप्पे हाँक रहे थे, जबकि 5वां पुराने से गद्दे पर लेटा कर रहा था। मुझे देखकर वो शिश्तर रह गए, लेकिन मेरा इरादा हैरानी दूर करने की बजाय उन्हें मजीद हैरान करने का था। मैं रुके बगैर तसलसल से बरेटा का ट्रिगर दबाता गया। उस फासले पर तो किसी अनाड़ी की गोली भी जाया न जाती। चारों बगैर सवाल जवाब के ढेर हो गए। अलबत्ता जख्मी अपनी तकलीफ भूल कर झटके से उठ बैठा। घबराहट के मारे उससे फिक्रा मुकम्मल नहीं हो पाया था। मैं मज़ाहिया अंदाज में बोला, सही पहचाना, मेरा ताल्लुक पाक आर्मी से है। उसके चेहरे पर जर्दी छा गई थी। लम्हा भर सोचकर वो अटकते हुए बोला, मैं जख्मी हूँ। उसी वक्त सरदार की चहकती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी, राजे कांग्रेचुलेशन, आई हैव फाइंड यू 3rd ब्राइड। उसके हमरा एक जवां सा लड़की मौजूद थी। वो सख्त हरासा और वहशत ज़दा लग रही थी। मैं शिश्तर रह गया, ये कौन है? सरदार ने क्लैशन की बैरल को जख्मी की तरफ करते हुए सेफ्टी लीवर नीचे किया। ये बताएगा ना? वो घबराते हुए चीखा, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ। मैंने पूछा, ये लड़की कौन है? वो तफसील से बताने लगा। इसे आज दोपहर को कमीन खान और दिलमरजान पकड़ लाए थे। बाद में इसी की वजह से दोनों का झगड़ा हुआ। इन्हें छुड़ाने के चक्कर में मैं जख्मी हो गया। कमांडर कलात खान तक ये बात पहुंची तो उसने हुक्म दिया कि उसकी आमद तक लड़की को कोई हाथ नहीं लगाएगा। तभी लड़की के हाथ पांव बांधकर अलहदा खेमे में लिटा दिया। कल कमांडर कलात खान आकर इसका फैसला करेगा। मैंने अगला सवाल पूछा, मलिक गुलबदीन कहाँ है? वो शवाल वादी में है। क्यों? वो नजरें चुराता हुआ बोला, काम के सिलसिले में गया था, जल्द लौट आएगा। तुम्हारा नाम? असल दीन। असल हो या नकल, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें गुलबदीन के काम की नौयत मालूम है। इसके अलावा भी बहुत कुछ जानते हैं। अगर खुद को अजियतों से बचाना है तो हर बात का सही जवाब देना, क्योंकि हो सकता है जो पूछ रहा हूँ वो मुझे पहले से पता हो और मकसद सिर्फ तुम्हें जांचना हो। उसने खौफजदा नजरों से मुझे देखा और थूक निगलते हुए बोला, मैं सब कुछ सही बताऊंगा, मगर वादा करो मुझे जिंदा छोड़ दोगे। मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाए। हमें मासूम लोगों को कत्ल करने का कोई शौक नहीं है। यकीनन वो मासूम नहीं था और मैं उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता था। तभी ये जुमानी बात की थी। उसने सुरत से सफाई दी, मैंने आज तक पाक आर्मी के किसी जवान पर गोली नहीं चलाई। सरदार हंसा,
तो यहाँ इबादत करने को हाजिरी दी थी। मैंने सरदार को झिड़का, खामोश रहो गुलजान। हमारे नकली शनाख्ती कार्डों के मुताबिक उसका नाम गुलजान और मेरा सुभान शाह था। मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। गुलबदीन शवाल वादी में क्या कर रहा है? असल दीन ने अटकते हुए वही तफसील दोहरा दी जो हमें पहले से पता थी। मैंने अगला सवाल पूछा, अफगान नाले में गुलबदीन के कितने आदमी मौजूद हैं? वो बोला, अंदाजन 20-25 होंगे। मैं सरदार की तरफ मुतवज्जे हुआ। दूसरे खेमे में इनका कोई आदमी मौजूद था? उसने इस बात में सर हिलाया। एक लेटा था। मैंने पक्का सुला दिया। मैंने कहा, यहाँ मजमूई तौर पर तुम 8 आदमी मौजूद थे, बाकी कहाँ हैं? वो बोला, बाकी कमांडर कलात खान के साथ हैं। मैंने सवाल दोहराया, कहाँ? वो बोला, शुमाल की जानिब करीबन 2.5-3 किलोमीटर दूर होंगे। मैंने कहा, यह इतना लंबा फासला नहीं है कि कलात खान को अपनी आमद कल पर टालना पड़ती। वो बोला, मौसम की वजह से उसने आना पसंद नहीं किया। सरदार ने कहा, मैं सामान ले आता हूँ। वो रेंज मास्टर वगैरह लाने चल पड़ा और मैं कुरेद कुरेद कर असल दीन से मालूमात उगलवाता रहा। लुब्बे लुबाब यही था कि कलात खान 2.5-3 किलोमीटर दूर शुमाल की तरफ मौजूद था। उसके हमरा 10-12 आदमी थे। वहां उसने ब्लॉकिंग पोजीशन लगाई थी। वो मकाम QJ-8 से थोड़ा शुमाल की तरफ था। हम दोनों QJ-8 ही से उतरे थे। QJ-7 जुनूब की जानिब थी। दहशतगर्दों के तमाम जत्थे मिलकर QJ टॉप की 3 पोस्टों को घेरे में लेकर हमले का मंसूबा बनाए हुए थे। ऐसा होने की सूरत में QJ टॉप की पड़ोसी पोस्टों ने लाजिमन मदद को आना था और शुमाल की जानिब से आने वाली मदद को रोकना कलात खान की जिम्मेदारी थी। जुनूब की जानिब कमांडर रंगीन खान के जत्थे फैले थे। मशरकी जानिब मलिक गुलबदीन के लश्करी इकट्ठे हुए थे और मगरिब की जानिब कमांडर अदील जान और सरदार फिरोज खान का लश्कर था। चंद आदमी मलिक गुलबदीन के भी थे। चूंकि मलिक गुलबदीन के लश्करियों की तादाद दूसरे कमांडरों से ज्यादा थी, इसलिए उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा थी। असल दीन ने यह भी बताया कि पहले वाला हमला जुम्मे के दिन होना था। पोस्टों पर इजाफी नफरी की आमद पर उन्होंने हमले का मंसूबा जायद नफरी की वापसी तक मुलतवी कर दिया। वो अच्छी तरह जानते थे कि इजाफी नफरी ने ज्यादा दिन वहां नहीं टिकना। इस दौरान वो 3 पोस्टों के गिर्द घेरा मुकम्मल करके आहिस्ता आहिस्ता घेरा तंग कर रहे थे। बाढ़ लगने ने मुल्क दुश्मन एजेंसियों को हवास बाख्ता कर दिया था और वो मिलकर पाक आर्मी पर कारी जरब लगाना चाहते थे। पाक आर्मी की वजीरिस्तान आमद के बाद दहशतगर्दों ने पूरा जोर लगाया कि फौज को नाकाम करके वापस जाने पर मजबूर किया जाए। इस ज़िम्न में सादा लौह मकामी अफराद को भी बहला फुसला कर अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया और खुद भी एड़ी चोटी का जोर लगाकर पाक आर्मी के खिलाफ मुसलसल जारहाना कार्रवाइयां की गई। इब्तिदा में पाक फौज ने काफी इत्तलाफियां भी झेली, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी रिवायती जंग के लिए तो तरबियत याफ्ता थी, लेकिन गैर रिवायती जंग उसके लिए बिल्कुल नई, अलग और अनोखी थी। रिवायती जंग में तो दुश्मन का आमने सामने मुकाबला किया जाता है, दुश्मन की समत व मकासद मालूम होते हैं, जबकि गैर रिवायती जंग जो पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दी गई है बिल्कुल अलग है। दुश्मन आस्तीन के सांप की तरह चारों तरफ मौजूद थे। उनकी समत का तायुन नहीं था कि पूरे वजीरिस्तान में फैले थे। इलाकाई खदखाल उनके हक में थे। बुलंद पहाड़, पोशीदा गार, जंगल और हाथ की लकीरों की तरह फैले खुश्क और तर नाले उन्हें पनाह दिए हुए थे। इनकी वाज़ेह शनाख्त नहीं थी और मकामी अफराद में घुले मिले थे, बल्कि मकामी अफराद को यरगमाल भी बनाया हुआ था। यूं भी पाक आर्मी की आमद से पहले वजीरिस्तान को इलाका गैर कहते थे। लोगों के पास बेशुमार असलहा मौजूद था। पिस्तौल से लेकर रॉकेट लॉन्चर, मार्टर और 12.7 mm जैसी भारी गन्ने मौजूद थी। शरपसंद दुश्मन मुल्क और दहशतगर्द अनासिर पाक आर्मी की आमद रफ्त के रास्ते पर IEDs लगा देते, दूर दूर तक स्नाइपिंग करके फौजी जवानों को निशाना बनाते। मौका मिलने पर किसी ऐसे पोस्ट पर हमला कर गुजरते जहां हंगामी सूरत में सिपाह की तादाद कम होती। मकामी अफराद का रूप धार कर पाक आर्मी के जवानों की मेहमान नवाजी करने के बहाने बेहोशी की दवा पिलाकर उन्हें ज़िबाह कर देना। इब्तिदा में अच्छी खासी नाकामियां हासिल करने और इत्तलाफियां बर्दाश्त करने के बाद पाक आर्मी संभल गई थी। तरबियती मराकिज में जवानों को नए सिरे से तैयार किया गया। गैर रिवायती जंग की तरबियत दी गई और पाक आर्मी वजीरिस्तान, सवात और पाराचनार वगैरह में फैली गलाजत की सफाई में दिलो जान से जुट गई। आज यहाँ का माहौल बिल्कुल बदल चुका है। ज्यादातर इलाकों में तो अमन कायम हो चुका है। वजीरिस्तान जैसे खूबसूरत और रूह परवर इलाके के बासी भी अब अमन सुकून की चाप वाज़े अंदाज में सुन रहे हैं। गो कभी कभार दहशतगर्द बिच्छू की तरह डंक मारते हैं कि इंडिया, अमेरिका, इसराइल वगैरह पाकिस्तान में अमन देखने के ख़्वाहां नहीं, लेकिन ये कार्रवाइयां पहले के मुकाबले में आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। अलबत्ता इन इलाकों की तरक्की के लिए काफी काम करने वाले हैं। सड़कें, कारखाने, हस्पताल, सैरगाहें और इंतहाई जरूरत के दूसरे मराकज की तामीर अब तक उस रफ्तार से शुरू नहीं हुई जिसकी हाजत है। हक तो ये है कि सबसे पहले उस इलाके की तामीर और तरक्की पर जोर दिया जाए। ये सहूलियात से महरूम इलाका है।
लोगों की बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं हो रही। पाकिस्तान का शहरी होने के नाते उनका सहूलियात पर उतना ही हक है जितना लाहौर, पेशावर, कोयटा और कराची के लोगों का। दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर वजीरिस्तान की गरीब और सादा आवाम ही हुई है। इन्हें खुसूसी तौर पर बसाने का खातिर खा बंदोबस्त नहीं किया गया। इनके उजड़े घर न बसाए गए, इनके जख्मों पर प्यार, मोहब्बत और अपनायत के फाये न रखे गए तो मुल्क दुश्मन अनासिर फायदा उठाकर सादा लौह और मासूम अवाम को मुश्तइल करके अपने मकासद को इस्तेमाल करेंगे। सियासतदान आपस के झगड़ों में पड़कर अवाम के दुख दर्द से बेखबर और बेपरवाह हो गए हैं और ऐसी लागर्जियां बहुत ज्यादा नुकसान और तबाही लाती हैं। सरदार की आमद तक मैं असल दीन से काफी कुछ मालूम कर चुका था। इस दौरान वो लड़की कोने में सहमी हुई खड़ी थी। वो कभी टुकर टुकर मुझे घूरने लगती, कभी असल दीन को, और कभी उसकी नजर बैटरी से जलने वाले बल्ब पर जा टिकती। बैटरी के करीब एक सोलर प्लेट भी पड़ी थी। यकीनन सोलर प्लेट ने पसमानदा इलाकों के बासियों को अंधेरों से निकालने का कारनामा सरअंजाम दिया है। शहरी आबादी से दूर दराज इलाकों में जहाँ बिजली नहीं पहुंची, रोशनी नजर आ जाती है। मैं लड़की की तरफ मुतवज्जे हुआ। तुम्हारा नाम? वो कपकपा गई थी। हकलाते हुए बोली, कशमाला। उसका डर दूर करने को मैंने कहा, इन खबीसों के हाथ कैसे चढ़ी हो? वो बोली, मैं बकरियां चरा रही थी, ये जबरदस्ती पकड़ कर ले आए हैं। खुश्क होंठों को जबान से तर करते हुए उसने बारी बारी एक भारी जुस्से वाले शख्स और एक छुरीरे बदन वाले की लाश की तरफ इशारा किया। वो हिरनी की तरह सहमी हुई थी, अच्छी खासी पुरकशिश और जाजिबे नजर थी, तभी तो खबीस उसे उठा लाए थे। गहरी नीली आंखें देखकर मुझे गुलगारे याद आ गई, अलबत्ता बाकी चेहरा गुल से मुख्तलिफ था। यहाँ वजाहत कर दूं कि लड़की जिस पश्तो में बात कर रही थी वो बमुश्किल ही मेरे पल्ले पड़ रही थी। वजीरिस्तान की पश्तो काफी अलग है, बोलने वालों का लहजा भी करख्त सा होता है। अल्फाज को यूं तोड़ते हैं कि ठीक ठाक पश्तो जानने वाले मुश्किल में पड़ जाते हैं। मैं तो खैर पठान नहीं था, सरदार खान जैसा खालिस पठान भी उनसे गुफ्तगू करते हुए सर पकड़ लेता। अलबत्ता मेरी जान हयात पलवशे हर किस्म की पश्तो रवानी से बोलती है और उसी की वजह से मैं भी इस काबिल हुआ कि वजीरिस्तानी लबो लहजे को कम से कम समझ लेता हूँ, लेकिन उस अंदाज की पश्तो बोल नहीं सकता। मेरे सवाल जारी थे, तुम्हारा घर कहाँ है? इस असना में सरदार अंदर आकर खामोशी से हमारी गुफ्तगू सुनने लगा। वो बोली, गिरिश खेल के मजाफात में है, आज दोपहर को, और वो तफसील बताने लगी। बामेक टॉप के शुमाल में एक बड़ा गांव गरिश खेल कले है, जहां अमेरिकन फौज की छावनी भी मौजूद है। गरिश खेल के मजाफात में चंद घरानों पर मुश्तमिल काफी आबादियां हैं और वो बेचारी भी ऐसी ही आबादी से ताल्लुक रखती थी। ये खबीस लोग इस तरह की मासूम लड़कियों को अकेला देखकर उठाने से भी नहीं चूकते थे। बाज़ औक़ात तो ऐसी लड़कियां महीनों इनकी पूरी टोली के पास इज्तिमाई बीवी बनी रहती। कभी कभार ये मासूम लड़कियों को एक ही बार खराब करके उनका गला काट के दफन करते थे और ऐसा भी होता कि हफ्ता डेढ़ पास रख कर आजाद कर देते। इसका इन्हिसार अगवा करने वाले की मर्जी और तबीयत पर था। कशमाला को उठाने वाले दो थे। दोनों गरिश खेल जरूरी सामान की खरीदारी को गए थे कि वापसी पर जंगली फूल पर नजर पड़ गई। उन्होंने फिलफौर उसे बेहोश किया और इत्मीनान से रंग रलियां मनाने की नीयत से उठा लाए, लेकिन पहली बारी के हुसूल में झगड़ा हो गया। असल दीन ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की और टांग पर गोली खा बैठा। बात उनके कमांडर कलात खान तक जा पहुंची, जिसकी वजह से वो मासूम लड़की आर्जी तौर पर इन वहशियों की दस्तबुर्द से महफूज रही। अलबत्ता उसकी किस्मत उरूज पर थी कि मैं और सरदार बलाए नागहानी की तरह वहां पहुंच गए थे। सरदार शरारती अंदाज में बोला, इतनी जल्दी काहे की है? शादी के बाद तफसील जान लेते। कशमाला को बेखबर रखने की गरज से उसने उर्दू में बात की थी। मैं संजीदगी से बोला, इसे दूसरे खैमे में ले जाओ, मुझे असल दीन से कोई खास बात करनी है। सरदार समझ गया कि मैं असल दीन को कशमाला के सामने कत्ल नहीं करना चाहता। सरदार ने उसे खैमे से निकलने का इशारा किया। चलो। हमारी गुफ्तगू उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी। तभी सरदार के इशारे पर उसका रंग खौफ से जर्द पड़ गया था। कपकपाते हुए पूछा, कहाँ? सरदार ने खुशदिली से मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखा। परेशान नहीं होते, तुम मेरी छोटी बहन हो। कशमाला के जर्द पड़ते चेहरे पर खुशगवार हैरानी उभरी और फिर उसकी आंखें नमनाक हो गईं। वो गुलगीर हुई, आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे? सरदार लाशों की तरफ इशारा करते हुए खिलखिलाया। जिन्हें कहना था कह चुके। वो सर झुकाए बाहर निकल गई। असल दीन ने थूक निकलते हुए पूछा, मुझे कत्ल करने को तुमने उसे बाहर भेजा है? मैंने इस बात में सर हिलाया। समझदार हो। वो गिड़गिड़ाया,
एक मौका दे दो, मैं तौबा कर लूंगा। मैंने कहा मेरे मुजरिम होते तो जरूर माफ कर देता, मगर तुम मासूम लोगों के कातिल हो और पाकिस्तान आर्मी का कानून तुम्हें मौत की सजा सुना चुका है, जिसे मैं कलअदम नहीं कर सकता। नफी में सर हिलाते हुए मैंने इत्मीनान से बरेटा का ट्रिगर दबा दिया। गोली उसकी दोनों आंखों के दरमियान पैवस्त हो गई। उससे फारिग होकर मैंने खेमे के दरवाजे से झांक कर जोर से आवाज दी, गुल खान। 1 मिनट के बाद वो मेरे सामने था। कशमाला भी साथ चली आई थी। मेरी खफगी भरी नजरें देखते ही उसने सफाई दी, इसे अकेले में डर लगता है। कशमाला की नजर असल दीन की लाश पर पड़ी। उसने सहमी हुई नजरों से मुझे देखा और सर झुका लिया। मैंने मशवरा दिया, लाशों को बाहर फेंकने की बजाय सामने वाले खेमे में ले चलते हैं। सरदार खफगी से बोला, हमें बुलाने की बजाय वहीं आ जाते। मैंने कहा सिर्फ तुम्हें बुलाया था ताकि अकेले में पोस्ट से बात कर सकें। वो बोला, इस गरीब को कौन सी उर्दू आती है, एहतियात जरूरी समझो तो अंग्रेजी में बात कर लेना। मैं फखर से बोला, मेरी पलवशे को अंग्रेजी भी आती है। उसने कहका लगाया, मगर ये पलवशे नहीं है राजे साहब, मेरे मजाक को संजीदा लेने की जरूरत नहीं है। तीसरी शादी की कोशिश में पहली दोनों से हाथ धो बैठोगे। मैं खिसियाते हुए बोला, बकवास करना कोई तुमसे सीखे। वो तुर्की बतुर्की बोला, और बेगैरती करना तुमसे। हम खेमे से बाहर निकल आए। खेमे की रोशनी बुझाकर मैंने दरवाजे के तस्मों को भी बाहर से बंद कर दिया था। बारिश की रफ्तार पहले से हल्की तो हो गई थी, मगर रुकी नहीं थी। दूसरे खेमे में घुसते ही मैंने सरदार को कहा, वायरलेस सेट दो। उसने कैनवुड मेरी जानिब बढ़ा दिया। हमने चैनल 3 पर रिपोर्ट देना थी। सेट ऑन करके मैं कंट्रोल को पुकारने लगा, SS फॉर कंट्रोल ओवर। गो हर मिशन में स्नाइपर का कोड नाम तब्दील हो जाता है, मगर मुझे SS नाम से इतनी शोहरत मिली थी कि मेजर नईम ने बाइसरार मुझे यही कोड नाम इस्तेमाल करने का हुक्म दिया था। खुद मुझे और सरदार को भी इस नाम से अच्छी खासी उनसियत और अपनायत थी। 2-3 बार पुकारने के बाद कैप्टन हफीजुल्लाह न्याजी की आवाज आई, कंट्रोल फॉर SS, सेंड योर मैसेज ओवर। यकीनन वो बेसब्री से हमारे पैगाम का मुंतजिर था, तभी तो कैनवुड अपने पास रखा हुआ था। मैं खुफिया जबान में बोला, हम मंडी में पहुंच चुके हैं। पहले 2 बकरे खरीद कर ऊपर भिजवाए, बाद में 8 दुम्बों का मोल भी चुका दिया है, ओवर। कैप्टन साहब की आवाज आई, शाबाश SS, खरीदारी जारी रखो। हमने मुकम्मल रेवड़ खरीदना है, और ये भी बता दो कि रकम कितनी खर्च हुई है ताकि हमें पता चले कि तुम इस वक्त किस जगह मौजूद हो, ओवर। मैं सरदार को मुखातिब हुआ, GPS ऑन करके 6 हिंसी हवाला बताओ, यानी GPS कोऑर्डिनेट्स। सरदार ने GPS ऑन करके 6 हिंसी हवाला बताया, जो मैंने कोड वर्ड में कैप्टन हफीज को बता दिया। वो बोले, होटल छोड़कर किसी नई जगह पहुंचो तो जरूर बताना, आउट। कैप्टन साहब ने बातचीत खत्म करने का ऐलान किया। उनका कहने का मतलब यही था कि जहां भी जाऊं उन्हें जगह का 6 हिंसी हवाला बताता रहूं, और वो हमारी मदद तब कर सकते थे कि उन्हें जगह के बारे में मालूम होता रहता। यूं मार्टर वगैरह का फायर करवाते वक्त भी वो हमें आसानी से बचा सकते थे। बातचीत बंद करके मैंने कैनवुड बंद कर दिया ताकि बैटरी की बचत हो सके। गो इजाफी बैटरी हमारे पास मौजूद थी, लेकिन नामालूम हमें कितना अरसा बाहर रहना पड़ता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।